लेकिन ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है भाई? आखिर ये ऊर्जा भोजन से कैसे कन्वर्ट होके आती है, ये कौन बताएगा? चाहे हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, चाहे हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, चाहे हम ईटीएस पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे सबका पूरा मतलब क्या निकलेगा? एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है, ऊर्जा कैसे मिल रही है भाई, ये धरती कैसे चल रही है, ये आसमान कैसे टिका हुआ है, सबका मुद्दा क्या है? ऊर्जा 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 ऊर्जा। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, बार बार बोलो कि ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में क्या होता है बेटा? बदल जाता है। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स वही पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से पता होगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी के लिए भी, और आगे आप नीट या बीएससी जो भी कर रहे हैं उन चीजों के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बिना डरे हुए पढ़ना। डर किस बात का है भाई? ठीक है, देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी देख लेते हैं और साथ साथ में हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है भाई एनसीईआरटी? कि हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। हाँ सही बात है कि हम सबको अपना काम करने के लिए, जैसे कि परिवहन, जैसे कि हम चल फिर रहे हैं, गति कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, ये सारी ही चीजें कर रहे हैं, तो हमें क्या है, हम क्या करते हैं? ऊर्जा की, हमें सांस लेने के हेतु तो हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की होती है। ये ऊर्जा आती कहाँ से है? आपने कभी सोचा है? जैसे बोलते हैं अरे खाना नहीं खाया है क्या, बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है क्या, एनर्जी नहीं है क्या? हाँ भाई नहीं है, खाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी आ जाती है। तो कैसे आती है ये जो हम एनर्जी लाते हैं, ये कहाँ से आती है बताओ? हाँ, अब आप जान गए हो कि ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है भाई? आखिर ये ऊर्जा भोजन से कैसे कन्वर्ट होके आती है, ये कौन बताएगा? बताओ। तो और दूसरी चीज कि क्या पादप भोजन करते हैं, और पादप ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? चलो हमने तो खाना खा लिया, आपको दिख रहा है, हमने दाल चावल रोटी सब्जी जो भी ये खा लिया, ठीक है, पर पादप कहाँ से खाना खाते हैं भाई? उनमें ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये सोचने वाली बात है, और ये एनसीईआरटी कह रही है कि आप सोचो और सोच के बताओ कि सब कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब देखो, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे हम क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? प्लांट्स जो है वो अपना खाना बना रहे हैं। पौधे जिनके हरे भाग जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी लेके खाना बनाते हैं। और हम लोग, मतलब हम जो खाना नहीं बना सकते, वो हम लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। ठीक है, अब देखो, जीवन विधि के लिए हम क्या करते हैं? सभी ऊर्जा कुछ बृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड पार्टिकल होता है उसको हम तोड़ते हैं और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको 9th-10th में भी जब आप छोटे होंगे तो आपको भी ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया गया होगा। केवल हरे पादप और नीले हरित जो है जीवाणु ही स्वयं संश्लेषण कर सकते हैं। स्वयं क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? आप बोलेंगे हाँ मैम पता है। आपको तो पता ही है भाई, हमने लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा था। जब हमने क्या पढ़ा था? जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो प्लांट है उनमें क्या होता है? आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च, आपको पता है प्लांट मेनली किस फॉर्म में करता है? स्टार्च फॉर्म में। तो ठीक है, तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज टूट जाता है। एक मिनट, उसको मैं बता दूं। ये जो सुक्रोज स्टोर हुआ था ये क्या होगा? ये टूटेगा, और किसमें टूटेगा बेटा? ये टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किसमें? सॉरी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। और इन्वर्टेज के द्वारा टूटेगा। और किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के माध्यम में टूट जाएगा। और ग्लूकोज जहां पे आया वहां पे आपको क्या हो गया? प्लांट्स को क्या हो गया? एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है, अपन क्विक एनर्जी के लिए क्या करते हैं? जब सॉरी मेरा थोड़ा जुकाम है मुझे। क्या करते हैं? जैसे मान लो हम दौड़ रहे हो बहुत कस के, ठीक है, और आप दौड़ते दौड़ते थक गए,
या फिर आप बहुत टायर्ड फील करते हो तो आप क्या करते हो, अब फर्स्ट फट से क्या कर लेते हो, आप केला खा लेते हो या ग्लूकॉन डी पानी पी लेते हो, यही सारी चीजें, इलेक्ट्रॉल पानी पी लेते हैं। क्यों 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 नहीं हम जाके ऐसी चीजें खाते हैं, जहां हम क्यों नहीं रोटी में घी लगा के खा लेते हैं, या क्यों नहीं हम जाके सीधे ऐसी चीजें खा लेते हैं कि जिनको तोड़ने में, जिनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें तुरंत एनर्जी देते हैं। आपने तुरंत केला खाया, आपने तुरंत ग्लूकॉन डी पानी पिया, आपको तुरंत ग्लूकोज मिल गया, आपको तुरंत ऐसा लगेगा हाँ बॉडी में थोड़ा एनर्जी आया आया ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो वृहद मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आपके वसा हो, चाहे वो आपके प्रोटीन हो, चाहे ये जो भी चीजें हैं, ये आपके क्या है, ये आपके क्रियाधार हैं, जिनके ऑक्सीकरण से, जिनको तोड़ के हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। देखो एक चीज समझ लो, आज के चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चाहे हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, चाहे हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, चाहे हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, चाहे हम ईटीएस पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे सबका पूरा मतलब क्या निकलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है, ऊर्जा कैसे मिल रही है, भाई ये धरती कैसे चल रही है, ये आसमान कैसे टिका हुआ है, सबका मुद्दा क्या है, ऊर्जा 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 हमारा आज का मुद्दा है। हम हर चीज में देखेंगे कि ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है, ऊर्जा कैसे बन रहा है, ऊर्जा कैसे मिल रहा है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आज का मुद्दा है, ठीक है। अब देखो, हमें ये याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाएं, उत्तकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ठीक है। अब और जो देखो, जो जो मेन लाइन है वो पढ़ देते हैं बेटा, क्योंकि सारा ही पढ़ेंगे तो बहुत लेट जाएगा ना, फिर ये आपका वन शॉट जो है 3-4 दिन का वीडियो बन जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर देते हैं। देखो, प्राणी क्या होते हैं, परपोषित होते हैं, इसलिए वो अपना भोजन दूसरों से या तो किसी शाकाहारी या मांसाहारी से प्राप्त करते हैं। ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जीवन में सांस लेने हेतु तो आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। और इस अध्याय में कोशिकीय श्वास यानी कि कोशिकीय श्वसन, बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कोशिकीय श्वसन। अब वो कोशिका किसी की भी हो सकती है, जो भी सजीव हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो सूक्ष्मजीव हो, चाहे वो जंतु हो, जो भी है, उन सब में हम ये क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय सांस जो है, इसको आप श्वसन कह सकते हो, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय सांस। आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि व एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिकीय श्वसन अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाले ऊर्जा की क्रियाविधि और एटीपी के संश्लेषण को हम समझेंगे, हम जानेंगे कहां पे, इस चैप्टर में। बनी रहिए, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, सबको पता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना पता हो, ठीक है। और ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा का मुक्त होना ही क्या कहलाता है, सांस कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखोगे क्रेब्स साइकिल्स जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहां पे होता है, कोशिका द्रव में होता है। अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, अणुओं का विघटन जो है वो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के ऑक्सीकरण होने में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस भी यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे ही हम श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया क्रियाधार का है जो भी आपका टूट रहा है, जैसे जो भी आपका कार्बनिक अम्ल टूट रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, प्रोटीन टूट रहा है, फैट टूट रहा है, जो भी आप तोड़ रहे हो वही आपका क्या है, क्रियाधार है। ऐसा तो है नहीं कि जब श्वसन होता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही टूटता है और कुछ तो टूटता नहीं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट सबसे, उसको हम इसलिए बोलते हैं सबसे ज्यादा उसको इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि सबसे जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी और भी तो श्वसनीय क्रियाधार है ना, जो कि बाकी सब है, ठीक है। तो जिस भी यौगिक का ऑक्सीकरण होगा उसे श्वसनीय क्रियाधार कहेंगे। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा, यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल का भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग होता है। और कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है, ठीक है। ये अभी हम आगे देखेंगे। आप बोलेंगे मैम ऊर्जा मुक्त ही करनी है, अगर तोड़ना ही है क्रियाधार को तो एक बार में खट से क्यों नहीं तोड़ देते हैं, क्यों इतने सारे स्टेप्स, इतनी सारी साइकिल्स हमको पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स में धीरे धीरे करके सारी ऊर्जाएं मुक्त करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस में होता है, ताकि क्या हो, वेस्ट ना हो, एक बार में नहीं तोड़ते, ठीक है, ताकि वेस्ट ना हो, इसलिए धीरे धीरे एक ये धीमी प्रक्रिया जिसमें एक साथ हम ऊर्जा मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है।
अब देखो, यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, चरणबद्ध होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जहां पे रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। अब देखो यहां से देख लेते हैं भाई, एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए आती है और सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए भी काम आते हैं। चलो ठीक है, ये देख लिया हमने। क्या पादप सांस लेते हैं? अब ये एक बात बन रही है कि क्या पादप सांस लेते हैं, बताओ। एक बच्चे ने बोला मैम पादप सांस नहीं लेते, क्या पादपों में श्वसन नहीं होता है? नहीं मैम, पादप से फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम इंसान जो होते हैं, क्योंकि हमें श्वसन क्या होता है, हमें श्वसन अंग होते हैं, हमें पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो हम सांस लेते हैं, वो सांस नहीं लेते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, उनमें भी श्वसन होता है, पादपों में भी श्वसन होता है, ठीक है। उनमें भी आपको पता है बहुत सारे रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं, आपको पता है उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जहां से गैसीय आदान प्रदान होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। ये देखो, उनमें भी क्या होता है, उनमें भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। रंध्र, जिनको आप कहते हो रंध्र, पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। हाँ, हमारी तरह उनमें कोई वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई श्वसन तंत्र नहीं होता है। वातरंध्र भी पाए जाते हैं, जितने भी मोटे आपको ऐसे काष्ठीय चीजें दिखती हैं, उनमें क्या होता है, वातरंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में भी रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं, जहां से वो अपनी गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वो बहुत कम मात्रा में शोषण करते हैं। देखो प्लांट्स में क्या है भाई, वो मूवेबल नहीं होते, वो चलते फिरते बात करते, चूली ये वो इधर वो ये सब नहीं करते, वो एक जगह पे खड़े होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। जो भी पार्ट उनके, जिन भी पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना लेते हैं ना। तो श्वसन मुक्त कर रहे हैं, लेकिन वो उनको उतने श्वसन की जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक उनके लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके बॉडी में बना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनको जो भी श्वसन के लिए जो भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो भी गैसेस का आदान प्रदान का जरूरत होता है, वो रंध्र और वातरंध्र के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती है। वो देखो, ऑक्सीजन तो वो खुद बना रहे हैं, आपने देखा ही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ही तो रिलीज करते हैं ना, जिसका हम भरपूर उपयोग करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, वो अपनी जितनी भी उनकी आवश्यकता होती है उसको इन रंध्रों और वातरंध्रों के द्वारा क्या करते हैं बेटा, अपने जो भी है, अपने जो भी उनको गैसेस की जरूरत होती है, उनको क्या करते हैं, अपना यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मोटे काष्ठी तनों में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह में व्यवस्थित होती है, इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है। भीतर की कोशिकाएं वृत्त होती हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। तब पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में रहती है और यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाती है, जो कि वायु रिक्तिकाओं को आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव है। ये पैरेन्काइमा सेल है आपकी, समझ लो ऐसे, ठीक है। पैरेन्काइमा तो आप सब पते होंगे ना, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आप 9th में पढ़ चुके होंगे ना, पढ़ चुके हो ना भाई, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण ये क्या होता है, संभव होता है। तो आपको अभी जो मुद्दा समझना था आप वो समझ गए कि नहीं, ये क्या है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। ये भाई हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, C6H12O6। ये क्या है, सॉरी ये हमने अपोजिट फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी, याद करो। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 6CO2, किसी को याद है, 12 वो, फिर हमने क्या लिखा था यहाँ पे C6H12, हमने यहाँ पे अपना रिएक्शन लिखा था। यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि वहां पे क्या है, हम सारे प्रोडक्ट लेके, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो वाटर था, प्रकाश लेके हम क्या कर रहे थे, अपना ग्लूकोज बना रहे थे, और यहाँ पे वही ग्लूकोज C6H12O6 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, श्वसन में वही तोड़ के क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है। जब ग्लूकोज का, व्हाट इज दिस, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, जिसका सर्वाधिक भाग
जिसका इस रिएक्शन का जो सर्वाधिक भाग होता है वह ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण में भी होना चाहिए। ठीक है, ये किसका रिएक्शन है? आपका श्वसन का। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। ठीक है ना भाई, ये किसकी रिएक्शन है? श्वसन की रिएक्शन है ना। तो हमने क्या देखा, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और हमें CO2 H2O और क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या देख रहे हैं हम, कि यहाँ पे देखते हैं क्या देख रहे हैं हम, कि वास्तव में ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है और दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखा हमने पिछली रिएक्शन में? हाँ देखा। अब देखो, कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है बेटा, और ऐसी परिस्थितियों के बारे में आप सोच सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन ही ना उपलब्ध हो। भाई हमारे विश्वास करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रथम कोशिका जो इस ग्रह पर, इस वातावरण पर जब मिली तो ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं था। भाई क्या था? ऑक्सीजन जो था वो उपलब्ध ही नहीं था जब प्रथम कोशिका क्या थी? इस ग्रह पे मिली थी। ठीक है, आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी यानी कि ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनाक्सीय, जबकि कुछ के लिए अनाक्सीय स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होती है। समझ रहे हो ना? इनमें से कुछ क्या है? कुछ विकल्पीय अनाक्सीय कि भाई उनके लिए विकल्प है, और कुछ क्या है कि कुछ क्या है? अनाक्सीय स्थिति की आवश्यकता और कुछ के लिए अविकल्पीय होती है। इस स्थिति में सभी जीवों में एक एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है और इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस ग्लूकोज का हम देखेंगे आगे कि एक ग्लूकोज के अणु का जब हम क्या करेंगे? विघटन करेंगे, आंशिक रूप से उसका ऑक्सीकरण करेंगे और हमें लास्ट में क्या जाके मिलेगा? पायरुविक एसिड। और यही पायरुविक अम्ल ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से क्या बनना? पायरुविक अम्ल बनने का बेटा, यही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यही ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपना एक पेज देख लेते हैं भाई, ऊपर जो छूट गया था देख लेते हैं। तो हमने अभी तक जो ओवरऑल देखा उससे क्या समझा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक हम अपना क्या करेंगे, हम अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि जो जो हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं, उनको हम एक जगह पे क्या करेंगे? राइट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा पादपों में श्वसन। हमने देखा कि सभी जीवों में, सभी सजीवों में, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु, सूक्ष्म जीव हो, सभी में क्या देखा जा रहा है? सेलुलर कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय श्वास। याद करो हमने पढ़ा था कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय श्वास, वो सभी जीवों में देखा जा रहा है। ठीक है, हमने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं भाई, जो श्वसन क्रियाधार होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बनिक अम्ल हो, उनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब क्या होगा? सी बॉन्ड टूटेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? सी के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ेंगे और क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, तो जितने भी ये श्वसन क्रियाधार है इनका ऑक्सीकरण होगा और क्या होगा? ऑक्सीकरण में एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। हमने ये देखा। ठीक है, और हमने देखा कि जो सबसे कॉमन क्रियाधार है भाई वो कौन सा है? आप कहेंगे कि मैम जो सबसे कॉमन क्रियाधार है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो अभी देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। मेनली हमको 4 चीजें पढ़नी है। पहला जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, और तीसरा हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, और चौथा हम पढ़ेंगे ETS। इस चैप्टर में ये 4 मेन चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किससे शुरू कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस से। किससे शुरू कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, चले फिर। चलो भाई, समझ में आ रहा है ना? जितना अभी तक पढ़ा समझ में आया या नहीं? ऊपर से जा रहा है? जल्दी बताओ मुझे, समझ में आ रहा है?
जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, ग्लाइकोलिसिस, यहां से शुरू करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है, कह रहा है भाई कि ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटने से हुआ है। क्या मतलब हुआ? ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब कह रहा है कि शर्करा, और लाइसिस मतलब क्या होता है? टूटना। ग्लाइको मतलब क्या होता है? शर्करा। ये क्या हो गया? शर्करा। लाइसिस मतलब क्या हो गया? टूटना। क्या हो गया? टूटना। तो बना क्या भाई कि यानी कि शर्करा का अपघटन, टूटने को आप साइंटिफिक भाषा में क्या बोल सकते हो? अपघटन भी बोल सकते हो, है ना। शर्करा का अपघटन ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। शर्करा का अपघटन, बोलो मेरे साथ, शर्करा का अपघटन ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, और इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं बेटा? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ईएमपी क्या है? व्हाट इज ईएमपी? तो 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इम्बेडेड, मेयरहोफ और पार्नस, जिनके नाम पे इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ईएमपी पाथवे कहते हैं। अब देखो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इम्बेडेड, ऑटो मेयरहोफ तथा जे परानास द्वारा दिया गया और सामान्यतः इसे ईएमपी पाथ कहते हैं। अनाक्षी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है और ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट चीजें एकदम याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अनाक्षी जीवों में भी परानास द्वारा दिया गया, अनाक्षी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है और ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे संपन्न होता है, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है, बार बार बोलना है कि ग्लाइकोलिसिस होता है वो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। मैम, कहाँ संपन्न होता है बेटा? कोशिका द्रव में संपन्न होता है और सभी सजीवों में मिलता है। ये जो प्रोसेस है ये कॉमन है, जो कि सभी सजीवों में मिलेगा। इसके बाद आगे जाके जो आप देखेंगे कि बटेगा जो भी और है कि अगर एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, जो भी होगा वो इसके बाद जाके बटेगा। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, जो प्रोसेस है ये सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, बार बार बोलो कि ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में क्या होता है बेटा? बदल जाता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या देखा। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, बताओ मेरे साथ, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में याद रखना है कि पहली बात, ये सभी सजीव कोशिकाओं में होता है। सभी सजीव कोशिकाओं में होता है। लिख सकते हो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि आप बोलोगे मैम सभी सजीव कोशिकाओं में होता है। सजीव कोशिकाओं, यह सभी सजीव कोशिकाओं में होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे आप? दूसरा बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा? आप बोलोगे कि मैम ये जो है कोशिका द्रव में, साइटोसोल यानी कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है। भाई कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने देखा वो क्या था? तीसरा पॉइंट था कि यह दोनों के लिए पहला पद है, चाहे आपका वायवीय श्वसन हो, चाहे आपका वायवीय श्वसन हो या फिर बेटा अवायवीय श्वसन हो या फिर आपका अवायवीय श्वसन हो, ये इन दोनों के लिए ही क्या होगा? पहला पद होगा। इन दोनों के लिए ही क्या होगा? पहला पद होगा, चाहे ये वायवीय श्वसन हो चाहे ये अवायवीय श्वसन हो। और क्या देखा? एक ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा और पायरुविक अम्ल बनेगा। ये वाली लाइन, ग्लूकोज का क्या होगा? आंशिक ऑक्सीकरण होगा और पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। तो हमने क्या देखा है? एक ग्लूकोज क्या होता है? एक ग्लूकोज आपने लिया और ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है।
6 कार्बन का होता है। और ये लगभग ग्लाइकोलाइसिस में 10 पद होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 10 पद होते हैं। एक ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन है, ये 10 पद द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। यानी यहाँ पे 2 अणु बनेंगे, ऐसे आप समझ लो, पायरुविक अम्ल के एक अणु ये और ये 3 कार्बन, एक पायरुविक और ये दूसरा पायरुविक, तो एक 6 कार्बन किसमें टूट जाता है, 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरुविक अम्ल कहते हैं। बताओ यहां कोई कंफ्यूजन है बेटा? और क्यों कर रहे हैं, क्यों ये ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं और क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे मैम लास्ट में क्या बन रहा है, ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। ये नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, एक चीज और समझ लो यहाँ पे, ये एक एम्फीबोलिक चक्र है, एम्फीबोलिक चक्र है, ठीक है। आप बोलेंगे मैम श्वसन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन बेटा ये एक एम्फीबोलिक चक्र है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस के सारे रिएक्शंस देखेंगे तब हम देखेंगे कि उनके चरणों में से कुछ वापस से जाके क्या कर सकते हैं, निर्माण में क्या हो जाते हैं, वापस से जाके निर्माण में जुड़ सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबोलिक कहते हैं, जिसमें दोनों तरह का प्रोसेस हो, टूटना भी बनना भी, ठीक है। एक होता है कैटाबोलिक, एक होता है एनाबोलिक, जिसमें दोनों कैटाबोलिक भी शो कर रहे हो, एनाबोलिक भी शो कर रहा है, वो क्या होता है, एम्फीबोलिक चक्र होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा होता है, एम्फीबोलिक चक्र होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो ये आप पढ़ के देख लेना, बाकी हम चलो शुरू करते हैं, आपकी एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसमें जो आपका चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या कह रहा है। हमने क्या देखा, ग्लूकोज है, पहले आपको ये सारी चीजें, ये देखो ग्लूकोज, फिर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप इस तरीके से बना सकते हो, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, आगे जगह नहीं है, इसके बाद ये किसमें टूटेगा, यहाँ इसको एल्डोलेस तोड़ेगी 2 में, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड, दोनों ही क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड में क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से आप बना सकते हो, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये प्रोसेस है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं, आपकी बुक में 1-2 स्टेप्स या कुछ स्टेप्स कम है, लेकिन हम आपको जहां जहां पे जो स्टेप छूटेगा वो बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि इन प्रोसेस में क्या क्या होता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता ही है, हम बार बार लगातार पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल के बनने को क्या कहते हैं, हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो आप देखोगे हम ग्लूकोज से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में कहां पे जाके खत्म करेंगे, पायरुविक अम्ल पे जाके खत्म करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, दिख रहा है ना आपको क्लियरली, कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन था वो किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी क्या है, ये भी कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट है, ये जो 6 फॉस्फेट है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो इसके लिए कहां से आया, जो हमने यहाँ पे ये एटीपी का उपयोग किया। देखो शुरुआत में हम किसी भी चीज को लगाते हैं, जैसे हम खेती करते हैं तो शुरुआत में हम बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खेती कुछ चीजें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस करते हैं तो शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में हमें क्या होता है, फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि शुरुआत में हम एटीपी डालेंगे, आप तो क्या आप बोलोगे मैम आप कह रही थी एटीपी निकलेगा, या तो एटीपी डालना ही पड़ रहा है हमें, है ना। तो
शुरुआत में प्रोसेस स्टार्ट कराने के लिए, प्रोसेस रन कराने के लिए हमें कुछ चीजों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हम कुछ एटीपीस को डालेंगे और लास्ट में हमें उन एटीपीस का फायदा होगा, हमें लाभ मिलेगा, जो कि हम लास्ट में पूरा कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमने कितने यूज किए, कितने खर्च हुए, कितने बचे, कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। और ये जो फॉस्फेट आया ये कहां से आया, ये आया इस एटीपी से जो हमने यहाँ पे यूज किया। इसके साथ में हमने यहाँ पे और किसका यूज किया, हेक्सोकाइनेज का यूज किया। किसका यूज किया, हेक्सोकाइनेज का यूज किया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक तरह से क्या है, आइसोमर्स है, और यहाँ पे किसका यूज होगा, आइसोमरेज का यूज होगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है बेटा, ये चेंज होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और यहाँ पे फिर हम एक एटीपी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी बुक में देखना, हम फिर एक एटीपी का यूज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, देखो आपके दिमाग में 2-3 सवाल आ रहे होंगे कि मैं जब ग्लूकोज तोड़ के पायरुविक एसिड बनाना ही है, एटीपी बनाना ही है, तो एक बार में क्यों नहीं तोड़ देते, मैं आप क्यों इतना झाम कर रहे हैं, क्यों इतनी लंबी चेन पड़ रहे हैं। देखो बेटा, मैंने पहले बताया कि एक बार में हम नहीं तोड़ेंगे, एक बार में क्या करेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, इससे क्या होगा, वेस्ट होगा, इसलिए हम उसको एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे करके तोड़ेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, धीरे धीरे करके तोड़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इससे निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, अब ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, अब ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आगे चल के एल्डोलेज इसको तोड़ेगी, किसमें किसमें, जो मैंने लिखा ग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों अभी तक आप देख रहे हो कि ये 6 कार्बन, लेकिन जब ये 2 में टूटेगा, जब ये 2 में टूटेगा तो ये भी 3 कार्बन हो गया, अब ये भी 3 कार्बन हो गया। ठीक है, आगे चल के हम सिर्फ ये एक को ही आगे पूरा पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एक में ही पढ़ेंगे, और फिर हम दूसरी साइड उसको नहीं बनाएंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो ऐसा कि हम सिर्फ एक का ही पढ़ेंगे और फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यहां भी चल रहा है, ये यहां भी चल रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ एक में ही पढ़ेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एल्डोलेज किसको तोड़ेगी, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ेगी, और किसमें किसमें तोड़ेगी, किसमें किसमें तोड़ेगी भाई, 2 में तोड़ेगी। एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो उधर लिखा हुआ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा क्या है, दूसरा है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको 3-PJAL भी लिखते हैं, 3-PJAL भी लिखते हैं। तो किसमें किसमें टूटा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा क्या है 3-PJAL, ये 2 में एल्डोलेज तोड़ देगी किसको, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को तोड़ देगी। बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई, बताओ आगे चले। अब देखो आगे चले, आगे अब देखो, अब क्या होगा, ये जो 3-PJAL है, ये जो 3-PJAL है, PJAL का फुल फॉर्म क्या है बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब ये टूटेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ग्लिसरल्डिहाइड था, ध्यान करो ग्लिसरल्डिहाइड था, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तो क्रियाधार का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्रियाधार क्या है, ये सारे स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, यही सब क्या है, क्रियाधार है। मैंने पहले बताया था, जिसको हम तोड़ रहे हैं वही क्या है, क्रियाधार है। तो यहाँ पे एक तो क्रियाधार का ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक हमने क्या किया है, NaH जो है वो NaDH और प्लस H प्लस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पे NAD का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे ये 2 अणु हैं, 2 अणु किस लिए, मैंने बताया था ना कि उधर का प्रोसेस जो हम नहीं लिख रहे हैं उसको हम इधर ही 2-2 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 अणु हैं और 3 कार्बन है, कौन सा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का।
ठीक है, इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे चले, अब देखो ये 1,3 बाइफॉस्फो या बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो था, 1,3 बाइफॉस्फो या बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो था, यहाँ इससे कितने अणु थे? 2-2। मैंने बताया भैया कि हम सबको 2-2 अणु मान के चलेंगे, ठीक है, ये भी 2 अणु है, ये भी 2 अणु, और लास्ट में जब पायरुविक एसिड बनेगा तो ये भी कितना होगा? 2 अणु होगा, इसमें मत कंफ्यूज होना। अब ये 2 अणु है, अब ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे, और यहाँ पे अब हमें एडीपी और क्या है ये पीआई मिलके क्या बना रहा है? एटीपी। क्या बना रहे हैं? एटीपी। ऊर्जा मिली? यस मैम। शुरू में क्या किया था? ऊर्जा एटीपी इन्वेस्ट किया था, अब क्या हो रहा है? एटीपी मिल रही है। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है। मैंने बताया था ना, एक इधर का और इधर का होगा, तो इसको कितना मान के चल रहे हैं? 2 मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2-2 अणु सबका लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज होगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? म्यूटेज यूज होगा। फिर ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे इनोलेस का जो है यूज होगा। ये सारे कुछ स्टेप्स है बेटा जो आपको इतने ध्यान नहीं रखने, ये टोटल 10 स्टेप्स में होते हैं, और कौन कौन से स्टेप्स आपको एकदम याद रखने हैं वो भी हम बता देंगे। और अब ये फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जो है ये लास्टली कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में, और यहाँ पे भी 2 एडीपी प्लस पीआई जो है क्या बनाएंगे? 2 एटीपी बनाएंगे। और कौन सा एंजाइम यूज होगा? पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। देख लो भाई, क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है जहां पे हमने एटीपी डाला, फिर ये वाला याद रखना है जहां पे हमने एटीपी यूज किया, फिर जहां पे ये हो रहा है 3PGL से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ये प्रोसेस याद रखना है। उसके बाद जहां पे हमको ये एटीपी मिल रहा है 2, और लास्ट में हमें जहां पे ये हम फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से क्या बना रहे हैं? पाइरुविक एसिड बना रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें 2 एटीपी मिल रहा है। तो कुल इतने प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स, ये हमें एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए। और लास्ट में हमने क्या बना लिया? हमने 2 अणु बना लिया, किसके? पाइरुविक एसिड के बना लिया, जो कि कैसे हैं? 3-3 कार्बन के हैं, ठीक है। 6 कार्बन हमने लिया था ग्लूकोज, बात तो वही हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने कितनी ऊर्जा प्रयुक्त की? 2 एटीपी, और उत्पादन कितना हुआ? 4 एटीपी। आओ देख लेते हैं, ठीक है। 1 एटीपी यहां डाला, ठीक है, 1 एटीपी यहां डाला, कितना हो गया? 2 एटीपी। 2 एटीपी डाला, मिले हमें कितने? यहाँ पे 1 भी मिल रहे? नहीं मिल रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मिल रहे और यहाँ पे 2 मिल रहे, तो टोटल कितने मिले? 4 मिले, 2 डाले, तो हमें लाभ कितना हुआ? हमें लाभ कितना हुआ भाई? 2 तो हमने अपने लगाए थे ना अपने घर से, तो वो तो हमारे लाभ में नहीं हुए ना, तो 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 2। तो हमें कुल लाभ, शुद्ध लाभ कितना हुआ? 2 एटीपी का। और हमें क्या मिला था? 2 NADH प्लस H+, यानी कि अपचयित सहएंजाइम, और ये इस अपचयित सहएंजाइम का हम आगे चल के क्या करेंगे? एटीएस में यूज करेंगे, तब आप देखेंगे कि वहां पे हम इससे कैसे एटीपी निकाल रहे हैं। तो अभी इसका यूज हम आगे ईटीएस साइकिल में करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला? हमें 2 एटीपी और क्या मिला? 2 NADH प्लस H+ मिला, ठीक है। अब अगर एक ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस उठा के देखें, तो एक जगह ऑक्सीकरण हुआ, आपने पीछे देखा था, और 2 क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण होंगे। क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण क्या हो गया बेटा? आपने देखा था एडीपी था, उसमें पीआई जुड़ा, तो क्या बना? एटीपी बना, ठीक है। यही क्या है? यही फॉस्फोरीकरण है, और चूंकि ये किसका हो रहा था? क्रियाधार स्तर पे हो रहा था, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण था। तो एक ग्लाइकोलिसिस में 1 ऑक्सीकरण हुआ, और क्या हुआ? 2 क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण होंगे। इतना क्लियर है? बताओ, इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर है। चलो जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे हम क्या बना रहे हैं? पाइरुविक एसिड के 2 अणु बना रहे हैं, जो कि 3-3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुल 10 पद में ये रिएक्शन होती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और यहाँ पे हमने 2 एटीपी का यूज किया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा? ये आपकी जो एनसीईआरटी में है, यहाँ पे 1-2 स्टेप्स जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आप इधर से देख लो कि यहाँ पे जब आपका बनेगा 3PGL
और दूसरा क्या बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। इसलिए अब आगे से जो भी हम अणु लेके चलेंगे वो हम क्या करेंगे, दो 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 अणु लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट आ जाएगा, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और सबके हमने क्या लिए, दो दो अणु लिए। इसलिए यहाँ पे जो एटीपी भी हम लिख रहे हैं वो 2 लिख रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे इसको 2-2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। आगे देख लो कितनी ऊर्जा प्रयुक्त की हमने की 2, उत्पादन कितना हुआ 4, नेट लाभ कितना हुआ 2 एटीपी का, और हमारे पास 2 NADH है। चूंकि यहाँ पे अभी ये हम अवायवी में भी यूज करते हैं तो यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन जब हम वायवी में जाएंगे तो इससे हमें कितने मिल जाएंगे, एक NADH से कितने मिलते हैं 3, और FAD से कितने मिलते हैं 2। आगे जब हम ETS साइकिल देखेंगे तब हम ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एक ग्लाइकोलिसिस में कितना हो रहा है, एक ऑक्सीकरण हो रहा है और 2 क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, ग्लाइकोलिसिस क्लियर है। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमने पायरुविक एसिड बना लिया। आपने बोला हाँ मैम हमने बना लिया, ठीक है। क्या क्या मिला हमें मिला 2 ATP। हमारा जो नेट लाभ था वो कितने का था, 2 ATP का था, और क्या था 2 NADH प्लस H प्लस का था। और क्या बना था भाई, पायरुविक एसिड बना था, ठीक है। इतना ठीक है, इतना क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ। और ये क्या था, आप बोलेंगे मैम ये आंशिक ऑक्सीकरण था। क्या था बेटा, आंशिक ऑक्सीकरण था। अब याद करो मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है, जो हमने ग्लाइकोलिसिस शुरुआत में पढ़ा था। अब चाहे वायवी हो चाहे अवायवी हो, दोनों का ही पहला चरण क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि यहां से वायवी अवस्था में कौन सी साइकिल चलेगी और अवायवी में कौन सी साइकिल चलेगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम पायरुविक एसिड को देख रहे हैं बेटा, तो हमारे पास यहां से 3 ऑप्शन है। ये हमने इतना ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस था, ये हमारा क्या था बेटा, ग्लाइकोलिसिस था। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड हमारा बन गया है। यहां से हम 3 स्टेप्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है भाई, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, पहला ऑप्शन ये है। यहाँ पे एथेनॉल प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है, दूसरा ये है। और तीसरा क्या है, एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो आगे जो लिंक रिएक्शन वाली साइकिल चलेगी, पर वो वायवी अवस्था में चलेगी, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये दोनों क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एथेनॉल, ये क्या है, ये अवायवी अम्ल है, ये अवायवी अवस्था है या अवायवी कंडीशन है, ठीक है। ये अवस्था है, क्या है बेटा, अवायवी अवस्था है। अब बताओ हमने क्या कहा, हमने कहा कि पायरुविक एसिड के बाद से हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। एक तो हम वायवी अवस्था में लिंक रिएक्शंस के थ्रू चले जाएंगे, जहां पे एसिटिल कोएंजाइम है, फिर यहाँ से क्रेब्स साइकिल पूरी रन होगी जो कि वायवी अवस्था है। और दूसरा जो अवायवी अवस्था है, इसमें हमारा लैक्टिक एसिड और एथेनॉल प्लस CO2 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अवायवी अवस्था को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वायवी अवस्था में जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अवायवी सेशन में देख लेते हैं, पहले अवायवी सेशन देख लेते हैं, फिर वायवी सेशन में जाएंगे। तो अगर हम अवायवी सेशन की बात करें, जिसको हम किण्वन फर्मेंटेशन भी कहते हैं, याद करो हम लोगों ने देखा था ना, फर्मेंटेशन आपने बहुत जगह देखा होगा। हम लोग घर में डोसा बनाते हैं, शराब बनती है, ये सारा ही क्या होता है, ये सारा ही फर्मेंटेड वे से ही तो बनता है ना। आपने पहले भी प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा ना ये चीज। तो अवायवी सेशन में अगर हम किण्वन फर्मेंटेशन इन सब पे जाएं तो देखो ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है और एक कोशिकीय यूकैरियोट यानी यीस्ट में भी ये देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो देखेंगे बेटा, वो हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देख रहे हैं, जो जीवाणुओं में और कंकाल पेशियों में देखा जाता है। देखो जब अपन बहुत तेज दौड़ते हैं, ऑक्सीजन की कभी कमी हो जाती है, जैसे आप बहुत तेज दौड़ो या एक दिन आप जिम चले जाओ, बहुत मेहनत करो, दूसरे दिन क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा, पर्याप्त नहीं मिलेगा बॉडी को, आप इतना जल्दी करोगे, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या होगा, आपको दर्द होने लगता है मसल्स में, आप बोलते हो दर्द हो रहा है, ये हाथ नहीं उठ रहा है, या कल इतना दौड़ लिया कि पैर जाम हो गया, याद है। तो क्या हो जाता है,
लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जो पेशियां होती है उनमें क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप 1-2 दिन बाद क्या होता है भाई, ठीक हो जाते हो। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, पायरुविक एसिड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या है CH3COCOOH, तो पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वो कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। किस पे कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक अम्ल में। और लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, क्या दिख रहा है आपको बताओ, आप बोलोगे मैम ये H दिख रहा है ना, H का क्या हो रहा है भाई, आप बोलोगे कि मैम H जुड़ा, H जो है यहाँ पे H क्या हो रहा है, एक H ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, H जुड़ा, क्योंकि पायरुविक एसिड से ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक H जो जुड़ा, ये क्या है बेटा, ये अपचयन यानी कि रिडक्शन है। क्या है, अपचयन यानी कि रिडक्शन है। और क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, आप देख रहे हो जो हमने ग्लाइकोलिसिस में NADH प्लस H प्लस बनाया था, याद करो हमें 2 ATP का फायदा हुआ था, और क्या हुआ था, NADH का भी फायदा हुआ था, याद करो, ज्यादा नहीं, जस्ट पीछे पेज पे हमने लिखा है, और ये आपको नहीं भूलना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हमें 2 ATP और 2 NADH DH प्लस H प्लस का फायदा हुआ था। अब इसको एक को हम ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम एक एंजाइम यूज करेंगे जो कि क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है एक एंजाइम है, हम इसका भी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्या है, एक तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है आपका, अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, अपचयन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है ना भाई, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जा रहा है। बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे नहीं, आगे चले। अब देखो दूसरा प्रोसेस देख लो, जिसमें हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखते हैं। जैसे ईस्ट में याद करो, आपने पहले पढ़ा होगा सैक्रोमाइसिटीज, किसका मेंबर है बताओ, सैक्रोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, कौन है, सैक्रोमाइसीस, पहले सुना होगा ना, किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, ये आपने एग्जांपल में पढ़ा होगा पहले, तो ये फर्मेंटेशन वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे पढ़ा होगा। तो दूसरा जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ईस्ट में बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पायरुविक एसिड है यानी कि CH3COCOOH that is converted into acetaldehyde, CH3CHO किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है मैम, और फिर वो एसिटल्डिहाइड जो है वो फाइनली आपका एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, CH3CH2OH। ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो आपका जो पुराना है वही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप ऊपर वाली रिएक्शन देखो जहां पे पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में चेंज हो रही है, यहाँ पे एक सी क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, देख के बताओ, एक CO2 क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलीकरण, निकल रहा है तो विकार्बोक्सीकरण। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने इससे पहले रिएक्शन में देखा, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपका, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, आप बोलेंगे मैम ऑक्सीकरण भी हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना भाई, और यहाँ पे कौन सा हमने एंजाइम यूज किया है जरा बताओ मुझे, यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है बेटा, यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है हमारा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है ये एंजाइम यूज हो रहा है। इस तरीके से एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने क्या किया, पायरुविक एसिड से हमने क्या बना लिया, एथेनॉल बना लिया। क्या बना लिया, पायरुविक एसिड से एथेनॉल बना लिया। ठीक है, लेकिन
अब ये जो हमने दो चीजें बनाई, हमने ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनाया, आपने बोला हाँ मैम कौन सी प्रोसेस में बनाया, ग्लाइकोलिसिस में बनाया, जिसमें हमें दो एटीपी का फायदा हुआ प्लस दो NADH प्लस H प्लस का फायदा हुआ। आपने कहा हाँ मैम ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या करेगा, अवायवीय किण्वन हम पढ़ रहे थे, इसमें एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा और दूसरे में एथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा, आपने बोला हाँ मैम ये पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे दो एटीपी का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, दो एटीपी का फायदा हो रहा है। पीछे देख लो, NADH हमने यूज कर लिया है, चूंकि हमने एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड के अम्ल बनाए तो हम हर चीज दो दो बार, हर सारा प्रोसेस कितने बार सोच के करेंगे, दो दो, है ना। NADH यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे भी NADH यूज कर लिया, तो बचा ही नहीं, वो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ एटीपी बचा, क्योंकि जो हमने NADH बनाया था यहाँ पे उसको हमने जो अवायवीय सेशन है उसमें यूज कर लिया। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास सिर्फ एटीपी बच रहा है। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ यहाँ पे अवायवीय किण्वन में, आप बोलेंगे मैम दो एटीपी का फायदा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो श्वसन है, यहाँ पे जो श्वसन है ये 7% से भी कम है। श्वसन जो है वो 7% से कम है। श्वसन तो हो रहा है, अवायवीय किण्वन अवायवीय श्वसन तो हो रहा है, लेकिन 7% से भी क्या है, कम है, और सिर्फ और सिर्फ दो एटीपी का फायदा हो रहा है। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो हमने दो NADH प्लस H प्लस लिया था वो हमने यूज कर लिया, दो एटीपी का फायदा हुआ हमारा, और 7% से कम श्वसन है, और इस तरीके से हमने अपना देखा अवायवीय किण्वन। अब वायवीय किण्वन पे चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वायवीय किण्वन पे चलते हैं। ये वाला प्रोसेस तो सेम होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। तो ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बना, प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलिसिस। क्या क्या फायदा हुआ, दो एटीपी दो NADH। अब वायवीय सेशन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है CH3COCOOH, ये कहां पे जाएगा, अब ये अभी तक कोशिका द्रव्य से निकलेगा बेटा, और कहां पे जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। वेरी गुड, कहां पे जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ये पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3COSCOA। ठीक है, तो क्या बनाएगा एसिटाइल पायरुविक एसिड से, एसिटाइल कोएंजाइम A। कहां पे होगा, माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। क्या क्या यूज होगा, एक तो NAD यूज हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो रहा है, CO2 पहले निकल जाएगी, यहां से एक CO2 निकल जाएगा तो वी कार्बोक्सीकरण हुआ। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ये अपचयन हुआ, देख लो यहाँ पे अपचयन हो रहा है और ये विकार्बोक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकृत विकार्बोक्सीकरण इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत विकार्बोक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें क्या हो रही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, एक संकुल यूज होता है जिसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, और इसके साथ ये सारे क्या होते हैं, इस संकुल के साथ ये सब जुड़े होते हैं, MG, NAD, कोएंजाइम, FAD, TPP, ये सब इसके साथ क्या होता है, जुड़े होते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, अब ये क्रेब्स साइकिल, यही आगे चल के क्रेब्स साइकिल बनाएगा, और ऊपर ही किससे जुड़ा है, ग्लाइकोलिसिस से, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद ही क्या है, पायरुविक एसिड, तो ऊपर ये पायरुविक एसिड से जुड़ा हुआ है, नीचे ये क्रेब्स साइकिल चला रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसके बीच की कड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कि एसिटिल कोएंजाइम एक क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है। ठीक है, और इसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं।
चले, ठीक है। यहाँ पे H कम हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण कह रहे हैं। लास्ट में हमारा क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, ठीक है। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो इसके सहकारक हैं, फिर से देख लो क्या है, Mg, NAD, कोएंजाइम A, FAD और TPP। ये अब ये एसिटिल कोएंजाइम A कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा। चलो देखते हैं। आपके बुक में क्रेब साइकिल का भी डायग्राम दिया हुआ है भाई, ये डायग्राम है आपकी बुक में क्रेब साइकिल का, देख लूं। यहाँ पे भी सारे स्टेप्स नहीं दिए, कुछ कुछ स्टेप्स जो है वो छोड़ के दिए। तो पहले हम अपने फ्लो चार्ट से समझेंगे, फिर हम एक बार आपको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो, ये है हमारा क्रेब साइकिल, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, जो भाई ये है आपका क्रेब साइकिल, जिसको हम और क्या क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट कंपाउंड ये बन रहा है क्या है, सिट्रेट है। और क्या कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखो, और क्रेब साइकिल तो कहते हैं। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A आया, एसिटाइल कोएंजाइम A कहां से आया आपको पता है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। ग्लूकोज था, ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 ATP, 2 NADH प्लस H प्लस, क्या बना, पायरुविक एसिड बना। ये पायरुविक एसिड से क्या हुआ, यहाँ पे लिंक रिएक्शन आई और क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम A। क्लियर है इतना बेटा, क्लियर है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। 2 क्यों है, क्योंकि याद करो जब 2 वहां पे पीछे हम पढ़ रहे थे लिंक रिएक्शन, तो एक CO2 निकल गया था। दिमाग पे जोर डालो और जोर डाल के मुझे बताओ कि जब हम पीछे पढ़ रहे थे, हमने पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था, तो एक CO2 हमारा क्या था, निकला था। तो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड हो गया था। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितना है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ये जाके मिलेगा OOA। अब आप बोलेंगे मैम OAA क्या होता है, भाई ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। चलो हम लिख देते हैं, क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड ये, 4 कार्बन कंपाउंड ये। एसिटिल कोएंजाइम में कितना है, 2 कार्बन कंपाउंड है और 4 कार्बन कंपाउंड कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक। दोनों का संघनन होगा, दोनों जुड़ेंगे, दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे और H2O लगेगा और एक एंजाइम भी यूज होगा जिसका नाम क्या है, सिट्रेट सिंथेज। क्या नाम है, सिट्रेट सिंथेज। तो क्या बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा सिट्रेट। क्या बनेगा बेटा, 6 कार्बन, 2 और 4, सॉरी 2 और 4 जोड़ दो, कितने हो गए, गिनो जल्दी से, जल्दी गिनो, 6 हुए ना। तो क्या बनेगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सिट्रेट। सिट्रेट से क्या बनेगा, सिस एकोनिटेट। इतना काम का नहीं है, जो काम का वो याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखनी है। सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनेगा, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, बल्ले बल्ले, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। इससे क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोसिट्रेट से अब जो बनेगा वो आपको याद रखना है। आइसोसिट्रेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट से क्या हो रहा है, 6 कार्बन कंपाउंड थे, पहले तो यहां से एक CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलना क्या होता है, अब तक आपको याद हो गया होगा, विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। एक CO2 निकल गया तो ये 5 कार्बन कंपाउंड रह गया। 6 कार्बन कंपाउंड था, उसमें से एक निकल गया तो कितना रहा, 5 कार्बन कंपाउंड बचा। 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो रहा है, देखो एक NAD और क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, NAD से क्या बन रहा है, NADH प्लस H प्लस। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है, अब ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है, ये फिर किसमें चेंज होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम A। किसमें चेंज होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये जो है
एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वी कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण सेम सेम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जस्ट सेम हो रहा है, एक छक्का लगा फिर दूसरा भी छक्का लग गया। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम बना, एक CO2 निकल गया, 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बचा, ये यहाँ पे NAD से NADH प्लस H प्लस बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। सेम चीजें हुई, वी कार्बोक्सिलीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, इतना क्लियर है। अब देखो ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम है ये क्या बनाएगा आगे चल के, सक्सिनेट बनाएगा। 4 कार्बन था, 4 ही कार्बन रहेगा क्योंकि अभी कोई CO2 नहीं निकला, कोई कार्बन का हमने क्षति नहीं किया। क्या हुआ, GDP प्लस PI इक्वल टू GTP, ठीक है, यहां पे ये एक बना। अब ये सक्सिनेट जो है ये फ्यूमरेट में तब्दील होगा, क्या होगा, FAD से FADH प्लस H प्लस बनेगा, फिर ये फ्यूमरेट मैलेट में जाएगा, कार्बन आप देख लो 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन होते रहेंगे, और फिर ये मैलेट जो है ये फिर से किस में जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और यहाँ एक NAD से NADH प्लस H प्लस क्या मिलेगा हमें, बताओ इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, एक ऑक्सीकरण यहां हुआ, दूसरा यहाँ एक NAD है, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा देखो यहाँ हुआ FAD से FADH प्लस H प्लस बना, और चौथा यहाँ पे हुआ जहां पे एक NAD से NADH प्लस H प्लस बना, ठीक है ना। वी कार्बोक्सिलीकरण कितने हुए, एक वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ हो रहा है, एक वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ऑक्सीकृत वी कार्बोक्सिलीकरण कितने हो रहे हैं, तो एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, 2 हो रहे हैं। और क्रियाधार फॉस्फोरीकरण कहां पे हो रहा है भाई, क्रियाधार फॉस्फोरीकरण कहां पे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे GDP प्लस PI है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रियाधार फॉस्फोरीकरण कहां पे हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है। बताओ ये क्लियर है पूरा या नहीं, क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्लियर है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब चलो एक बार गिन लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक GTP है, एक GTP है, ठीक है। NAD गिनो जल्दी से, NADH प्लस H प्लस गिनो जल्दी से, 1 2 3, कितने, 3 है, ठीक है। अब FAD गिनो जल्दी से, कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। अब यही चीजें हम कंक्लूड कर लेंगे, क्या कंक्लूड किया, हमारे पास 3 NADH प्लस H प्लस है, और एक NADH प्लस H प्लस से एक से कितने होते हैं, 3 ATP बनते हैं, तो 3 है तो कितने होंगे, 9 ATP, 1 से 3 हुए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 9। उसी तरीके से एक FAD से कितने ATP मिलते हैं हमको, 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। तो 3 NAD थे, याद करो, 3 NADH प्लस H प्लस थे, एक ये 2 और ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 से 3 मिल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। एक FAD से कितना हो जाएगा, 2 ATP मिल जाएंगे। एक हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, यानी कि एक GTP से कितना मिलेगा, 1 ATP मिलेगा। 9 2 11 और 1 12, टोटल कितने हो गए, 12 ATP, टोटल कितने हो गए, 12 ATP। पर आपको ये भी याद रखना है, ये तो एक क्रेब्स चक्र पूर्ण ऑक्सीकरण से 12 ATP, पर ये चक्र कितनी बार चलेगा, 2, क्योंकि हमने 2 पायरुविक एसिड बनाए थे ना भाई, तो सब चीजें कितनी कितनी बार चलेंगी, 2 बार चलेंगी, ये गलती से मत भूल जाना, ठीक है। एक बार जितना हमने पढ़ा, चलो एक बार उसको हम समराइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा, ग्लूकोज था, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वायवीय श्वसन वाला से पढ़ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे अवायवीय श्वसन वाला नहीं पढ़ा है, जो हमने फर्मेंटेशन किण्वन ये वाला जो पढ़ा था वो नहीं पढ़ा है, सिर्फ वायवीय श्वसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बना, 2 ATP 2 NADH प्लस H प्लस मिला, ठीक है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, जहां पे क्या मिला हमें, 2 NADH प्लस H प्लस मिला, क्या बना, 2 NADH प्लस H प्लस मिला, और ये हमारी क्या थी, लिंक रिएक्शन थी, ठीक है। आओ देख लेते हैं एक बार,
देख लेते हैं, सारी चीजें रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई? ये देख लो, पायरुविक एसिड से क्या बना था, एक तो CO2 निकल रहा था और एक ये क्या था, NAD+ से NADH प्लस H+ था, ठीक है। ये हमारा बना, चूंकि ये 2 बार होगा तो इसलिए हमने कितना लिखा है, 2 लिखा है। चूंकि ये 2 बार होगा, यहाँ आपको एक ही बार दिख रहा है, ये 2 बार होगा तो हमने कितना लिखा है, 2 हम मानेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड बना, ठीक है। 2 ATP 2 NADH का फायदा हुआ, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, यहाँ पे हमें 2 NADH प्लस H+ मिला। एसिटिल कोएंजाइम में हमारे पास क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल में 3 NADH प्लस H+ मिले, एक FADH प्लस H+ मिला, एक GTP मिला, जो कि टोटल मिला के है 12। और इसको हम मल्टीप्लाई सबको करेंगे किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि ये सारी साइकिल कितनी बार चल रही है, 2 बार चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो FADH2 है, NADH2 है, क्या है, अपचयित सह-एंजाइम है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इतनी सारी चीजें बनाई है, अब जो हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ETS, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, आगे चलो। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है भाई, आपने बहुत पेशेंसफुली पढ़ा, बस खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और पेशेंस बना के रखेंगे। और अब हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ETS, ठीक है। हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया, हमने लिंक रिएक्शन देखी, हमने क्रेब्स साइकिल देखी, और अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ETS, ठीक है। ETS, ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन रूपांतरण श्रृंखला, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, कई नामों से बुला सकते हो, इलेक्ट्रॉन रूपांतरण श्रृंखला, ओके, ठीक है। अब देखो, समझते हैं भाई कि क्या है ETS, क्या कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये कैसा होगा, वायवी होगा या अवायवी होगा, पहले ये बताओ। ये जो है, ये वायवी होगा या अवायवी होगा, तो आप बोलोगे मैम वायवी होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है यहाँ पे बेटा कि कहाँ पे होगा, प्लेस क्या है इसका, कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होगा। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, सॉरी झा बना दो भाई, झिल्ली पर होगा, ओके। कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होगा, ठीक है। और क्या यूज करेंगे हम इसमें, हम इसमें यूज करेंगे जो हमारे पास अपचयित कोएंजाइम है। क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास अपचयित कोएंजाइम्स हैं। और वो अपचयित कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं, याद करो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है FADH2, NADH2, ठीक है। ये हम क्या करेंगे बेटा, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे भाई, ऊर्जा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है। मान लो अगर हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पे NADH है, NADH प्लस H+, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने बोला हाँ मैम लिख सकते हैं। इसको तोड़ो, क्या बनेगा बताओ, NAD बनेगा एक तो, है ना, NAD+ बनेगा प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही बनेगा ना। अगर बताओ मुझे जल्दी से, अगर हमने इसको तोड़ा, अगर मैंने इसको तोड़ा तो यही बनेगा ना, आपने बोला हाँ मैम यही बनेगा, ठीक है। यही जो आपको दिख रहा है, ये जो H दिख रहा है, H2H+, प्रोटॉन प्रवणता आगे जाके दिखाएगा। प्रोटॉन, यही H+ की वजह से आप क्या देखोगे कि किस तरीके से प्रोटॉन प्रवणता होगी, और आप देखोगे कि किस तरीके से इनका ऑक्सीकरण करके हम क्या करेंगे, एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है उसका निर्माण करेंगे,
ठीक है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया भाई, बताओ ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया। आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, तो जो भी है FADS2 NADS2, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इनका हम करेंगे, इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा, किसके थ्रू होगा, क्या करेंगे हम करेंगे इनका ऑक्सीकरण, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा, और कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन करेंगे, और जो लास्ट एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, वो O2 होगा, वाटर निकलेगा यहाँ पे, क्या होगा, लास्ट एक्सेप्टर कौन सा होगा, O2 होगा, ठीक है, अंतिम ग्राही भी बोल सकते हो। और जो सबसे प्रमुख आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होता है वो साइटोक्रोम होता है, याद रखिएगा, सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन जो होता है बेटा वो कौन होता है, साइटोक्रोम होता है, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चले। चलो अब हम अच्छा इससे पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, 10 माले की या 20 माले की, जो भी आप समझ लो, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में 10 या 20 माले का क्या है, आप समझ लो बिल्डिंग है, ठीक है, सब पे क्या है, सब में डोर है, ठीक है। अब मान लो किसी को ऊपर से, यहां कोई नीचे खड़ा है उससे मिलना है, और कोई कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, तो क्या करे, ऊपर से अगर आप उसको डायरेक्ट कुदा दोगे तो हाई एनर्जी से आएगा और आते ही क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक एक फ्लोर पे आओगे तो एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 बढ़ रही होगी, और फिर आप आके इस इंसान से मिल लोगे, ठीक है। तो वैसे ही जो हम ETS साइकिल है उसमें हम, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था वो हम फिर से बता देते हैं कि हम इकट्ठा क्या नहीं करते, एक स्टेप में एनर्जी नहीं तोड़ते, उससे क्या होगा, वेस्ट होगा, हम सेगमेंट्स में धीरे धीरे प्रोसेस करके क्या करते हैं, एनर्जी को तोड़ते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे किसी से मिलना हो किसी फ्लोर पे, तो भाई जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसका रिश्तेदार जिस फ्लोर में होगा वो उस फ्लोर में जाएगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी जिससे मैच करेगी वो उस फ्लोर में जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता ही है, रुको पहले ये देख लो, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, याद है, ये अंदर ये क्रिस्टी बन जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स, याद है, इसलिए बता रहे कि हो सकता है आप लोग भूल गए हो। और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, F1 पार्टिकल्स होते हैं, याद है, इतना याद है कि नहीं, बताओ, याद है तो लिखो यस मैम, याद है, बताओ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ETS साइकिल है वो इनर मेम्ब्रेन पे, हमारे आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं, ETS साइकिल कहां चलेगी, इनर मेम्ब्रेन जो है वहां पे चलेगी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ संकुल पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें किसका ऑक्सीकरण करना है, NADH और FADH प्लस H प्लस, NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस, क्यों करने, दो रीजन है। पहले तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे ऑक्सीकरण कराएंगे तो NADH प्लस H प्लस में से NAD फ्री हो जाएगा, FAD फ्री हो जाएगा, वापस से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में चला जाएगा, वापस से क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, फिर से साइकिल रन कराएगा। और दूसरा फायदा, जो मेन फायदा है कि हमें ऊर्जा मिलेगी। जब से हमने शुरुआत की तब से हम क्या कह रहे हैं, भाई ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास संकुल है, कौन कौन से संकुल है देख लेते हैं, ठीक है। देखो NADH प्लस H प्लस, यहाँ पे FMN FES मिलके पहला संकुल बना रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं संकुल 1। यहाँ पे कौन काम करता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये यूबिक्विनोन है, ये CYTB FES CYT C1 संकुल तीसरा बना रहे हैं, जो कि साइटोक्रोम रिडक्टेज यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये FADH, यहाँ पे ये क्या है, संकुल 2 है, ठीक है। और ये साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम AC A3 और प्लस CU मिलके क्या बना रहे हैं, संकुल 4। देखते हो आप कुछ लोग साइनाइड वाइनाइड खा लेते हैं, आपने देखा है ना, तुरंत डेथ हो जाती है, वो क्या करते हैं,
इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये संकुल 4 बना रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, लास्ट मैंने बताया था ग्राही कौन है, ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे वाटर का निर्माण होगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो ये जो है साइटोक्रोम सी, ये क्या है, गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है जो कि आंतरिक झिल्ली के बाह्य सतह पर स्थित होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अभी मैंने आपको आंतरिक सतह बना के दिखाई थी, उसके बाह्य सतह पर स्थित होती है। कौन, साइटोक्रोम सी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है। दूसरी बात क्या रखना है, संकुल 4 के साथ जो है +2 Cu केंद्र है, और संकुल 5 कौन है, हमारा जो F0 F1 है, ये हमारा संकुल 5 बनाएगा। आगे चल के हम ये बात देखेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये NADH+S+ है, संकुल 1 इसको उठाएगा, संकुल 1 क्या करेगा, इसको लेगा और किसको दे देगा, यूबी क्विनोन को दे देगा। संकुल 2 इसको उठाएगा, किसको दे देगा, साइटोक्रोम सी को दे देगा। संकुल 4 इसको उठाएगा, किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो इस तरीके से ये जो चीज है वो होती रहेगी। अच्छा, समझना क्या है, ये जो संकुल 1 है, ये जो संकुल 1 है, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, इसका बताओ, आप सोच के बताओ, ऑक्सीकरण करेगा कि नहीं, ऑक्सीकरण करेगा कि नहीं, हाँ करेगा ना, इसका ऑक्सीकरण करेगा, यहां जाएगा अपचयन होगा, ये इसका ऑक्सीकरण करेगा, यहां जाएगा अपचयन होगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है प्रोसेस वो क्या होगा, चलता रहेगा। बताओ, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ईटीएस में किस तरीके से एटीपी के संश्लेषण की क्रियाविधि है। इसके लिए एक सिद्धांत आया था बेटा, जो कि दिया था पीटर मिशेल ने, जिसको केमियोस्मोटिक या प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत। किसने दिया था भाई, पीटर मिशेल ने। किस चीज के लिए दिया था, ईटीएस में एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि के लिए दिया था। पीटर मिशेल ने क्या दिया था, प्रोटॉन प्रवणता, इसको केमियोस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है आप बताओ, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भाई हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हमने ऐसे बना दिया है, ये है बाह्य झिल्ली, ये है अंतः झिल्ली, और ये क्या है, अंतः झिल्ली, ये क्या है, बाह्य झिल्ली, और ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का स्पेस है, जिसको हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कुछ भी कह सकते हैं, आप शॉर्ट में लिख सकते हो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ गए ना, दोनों के बीच की जो जगह है। ठीक है, ये वाली जगह। अब आपको पता है जो आंतरिक झिल्ली है, इस पे हमारी ईटीएस साइकिल चल रही है। ये आपको पता है, आंतरिक झिल्ली जो है, इस पे हमारी ईटीएस साइकिल क्या हो रही है, चल रही है, और ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अपने NADH+S+ और FADH+S+ से क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो वो कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर झिल्ली पे हो रही है। जब ये ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो क्या होगा, क्या होगा, यहां से जो प्रोटॉन है बेटा मैट्रिक्स में, ये अंदर वाला भाग क्या है, मैट्रिक्स है, यहां से जो प्रोटॉन है निकल निकल के कहां जाने लगेंगे, ये यहां जाने लगेंगे, जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसमें जाने लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण होगा वैसे वैसे जो प्रोटॉन है वो कहां पे जाएंगे, जो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां पे भरने लगेंगे। ठीक है, जब ये वहां पे भरने लगेंगे भाई, इसकी यहाँ पे कमी हो जाएगी और इसकी यहाँ पे अधिकता हो जाएगी। आपको याद है हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इससे क्या होगा, एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी। जहां पे भी पैसिव एक्टिविटी इस तरह की होगी, वहां पे क्या होगा, एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी। अब जब ये प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी तो भाई क्या करेगा, अब हमारा जो F0 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा F0 है, और ये हमारा कौन सा साइड है, F1 है, जो बाहर के साइड है। ठीक है, ये आंतरिक है, और वो कहां पे, परिधीय प्रोटीन है, इसको आप क्या कह सकते हो, परिधीय। ठीक है, अब जब ये प्रोटॉन प्रवणता बाहर भाई ज्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, बैलेंस करने के लिए यहां से 4 प्रोटॉन भेजे जाएंगे कहां पे, F1 क्या यहां अंदर की तरफ, और जब ये 4 प्रोटॉन यहाँ पे आएंगे इस चैनल के थ्रू, तो क्या होगा
क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो F1 पार्टिकल है वो ADP और PI यूज करके क्या बना रहा है, ATP बना देगा। तो हर 4 के बाद जब ऐसा होगा तो एक क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है, F1 F0। ये क्या हो गए हमारे संकुल 5, F0 F0 या F1 कुछ भी कर लो, ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो गए संकुल 5। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी और ये होगा। अब हम ETS को बोलते हैं ऑक्सीकृत फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीकृत फॉस्फोरीकरण। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ADP और यहाँ पे PI मिल रहे हैं, फॉस्फोरीकरण हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोरीकरण। और आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे, तो क्या हो गया, ऑक्सीकृत फॉस्फोरीकरण। ठीक है, इसको अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें तो हमने क्या देखा, NADH प्लस S प्लस FADH प्लस S प्लस ऑक्सीकरण करेंगे और फिर क्या होगा, एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी, क्योंकि H प्लस आयन मैट्रिक्स से निकलकर जो इंटर स्पेस है उसमें भरना शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन प्रवणता होगी। संकुल 5 इससे सक्रिय हो जाएगा, ATP सिंथेज यहाँ पे होगा और संकुल 5 जो है वो यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा, इस प्रोटॉन प्रवणता के कारण सक्रिय हो जाएगा और इसलिए क्या निर्माण करेगा, ATP। और एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है, 38 ATP बनते हैं। आप बोलोगे मैम कैसे, देखो हमने क्या देखा, एक NADH2 पीछे देखा था, इसे कितने बन रहे थे, 3 ATP, और एक FADH2 से कितने बन रहे थे, 2 ATP। वो भी देख लो भाई कैसे बन रहे थे, उसका भी हम आपको बता देते हैं। देखो ये NADH प्लस S प्लस है, यहाँ के बाद आप देखो कितने संकुल मिल रहे हैं, 1 2 3 संकुल मिल रहे हैं, तो ये 3 ATP बनाता है। FADH2 कहाँ है, यहाँ है, इसके बाद कितने संकुल मिल रहे हैं, 1 और 2, तो ये 2 ATP बनाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब चलो हम अपने पीछे जितने भी हमने जो जिस पेज पे लिखे थे कि हमें कितने कितने भाई हमने कहाँ कहाँ पे बनाए थे, वहां से हम आपको काउंट करवा देते। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमारे पास क्रेब्स साइकिल में कितने थे, 12 थे, लेकिन चूंकि एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में आपका एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पूरा ये प्रोसेस बनाने में एक ग्लाइकोलाइसिस आपने कराया, 2 बार क्रेब साइकिल हम रिपीट कराएंगे। ठीक है, तो एक बार ये क्रेब साइकिल चली, ठीक है, और एक बार ये चली, तो ये 12 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 24 हो गए। यहाँ पे कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नो मैम दिक्कत है, तो बताओ, नहीं है ना। यहाँ पे हमारे 2 क्या थे, NADH2, 1 से कितने निकल रहे हैं, 3, तो 2 से कितने निकलेंगे, 6। यहाँ पे 2 NADH प्लस S प्लस है, 1 से कितने निकल रहे हैं, 3, तो 2 से कितने निकलेंगे, 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, और यहाँ पे 2 ATP है तो 2 ATP ही रहेगा। ठीक है, आओ इसको जोड़ लो भाई, देख लो यहाँ पे कितने हो गए, 24 हो गए, यहाँ पे 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, और ऊपर कितने आपके 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लो, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए, 2 और 1 हो गए कितने, 38 हो गए। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। जो भाई देख लेते कहाँ पे थे हम, 1 मिनट। हमने क्या देखा कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है RQ। ठीक है, RQ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, किसी को पता है RQ क्या होता है, तो बताओ। RQ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन गुणांक। क्या बोलते हैं, श्वसन गुणांक। ठीक है, RQ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जितना भी मुक्त CO2 का आयतन है बटे जितना भी आपने O2 प्रयुक्त किया है, तो मुक्त CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त O2 का आयतन, ये क्या होता है, RQ होता है। RQ क्या है, क्रियाधार पर निर्भर करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसका RQ कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने 6 CO2 ही यूज की और प्लस 6 O2 हो गया, तो ये कट गया तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सबका भी निकाल लेंगे। प्रोटीन का 0.9, वसीय अम्ल का 0.7, कार्बनिक अम्ल का 1 से ज्यादा, अवायवीय सेशन में इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, RQ। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुक्त CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त O2 का जो आयतन होता है वही क्या कहलाता है, RQ कहलाता है। ठीक है, अब
आपका एक टॉपिक और बचा है, वो हम देख लेते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, और वो है ये क्या है अब, ये है, याद करो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रोसेस होता है श्वसन का, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, एम्फीबॉलिक होती है। याद करो एम्फीबॉलिक क्यों होती है, आप बोलेंगे मैम क्यों एम्फीबॉलिक होती है, क्यों होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी निकल रही है, यानी कि अपचय भी हो रहा है क्या हो रहा है सॉरी, यहाँ पे अपचय भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी निकल रही है। हम अभी आपने देखा, हमने ऑक्सीकरण से क्या किया, ऊर्जा निकाला, देखा ना, ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकाला, कैसा प्रोसेस हो गया भाई, इसको ही क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपचय हो गया, और उपचय भी हो रहा है। उपचय कैसे हो रहा है, अभी इस चार्ट से हम देखेंगे। उपचय में क्या हो रहा है भाई, जैव संश्लेषण भी हो रहा है, जैव संश्लेषण भी हो रहा है, यानी उपचय भी हो रहा है, जैव संश्लेषण भी हो रहा है, और चूंकि उसमें अपचय और उपचय दोनों ही प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि श्वसन कैसा है, श्वसन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पे एक ये चार्ट दिया गया है, आपने देखा कार्बोहाइड्रेट वाला आपने देख रखा है, कार्बोहाइड्रेट है सरल शर्करा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सारा यहाँ पे टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ये क्रेब साइकिल में चला जाएगा, है ना, ये पूरा प्रोसेस आपने देख चुके हैं। ठीक है, ये हमने सेशन में देख लिया। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का शोषण नहीं हो रहा ना भाई, वसा और प्रोटीन का भी शोषण, इनका भी क्या हो सकता है, ये भी तो क्रियाधार है, तो इनका भी तो ऑक्सीकरण होगा ना, ये भी तो क्रियाधार है, इनका भी ऑक्सीकरण हो सकता है। तो अगर आप वसा का क्रियाधार जो है उसका ऑक्सीकरण देखें तो वसा किस में टूटता है, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका बीटा ऑक्सीकरण के थ्रू, एक मिनट भाई मैं पेन चेंज कर लूं, दिख ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण के थ्रू क्या हो रहा है, ये किसमें चेंज हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, बीटा ऑक्सीकरण के थ्रू ये किसमें चेंज हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, और वापस से इसका यहां से संश्लेषण भी हो सकता है भाई, जैव संश्लेषण भी इसका हो सकता है, और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी में। इसी तरीके से प्रोटीन आपका किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में। अब ये अमीनो एसिड पायरुविक अम्ल भी बना सकता है, और यही अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम भी बना सकता है। तो चूंकि ये ऑक्सीकरण से ऊर्जा तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन जब इनको ऊर्जा नहीं निकालनी होगी, ये जैव संश्लेषण भी वापस से कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस हो गया, एम्फीबॉलिक प्रोसेस हो गया, जिसमें उपचय अपचय दोनों हो रहा है, जिसमें जैव संश्लेषण और आपका ऑक्सीकरण दोनों ही प्रोसेस हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, इसको हमने बोल दिया कि ये कैसा प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा, अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।